स्वागत है आपका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम उन मुद्दों पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हैं जिनका सीधा संबंध आपके जीवन से है और जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। आज हम आपकी आर्थिक सेहत को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा करेंगे। हम में से ज्यादातर लोग बैंकों के फिक्स डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं। यह हमारी परंपरा रही है। इसका मकसद होता है कि हमारे पैसों में ग्रोथ हो, लेकिन कम रिस्क के साथ निवेश का कोई ऐसा विकल्प अगर हमें मिले जो इन योजनाओं से बेहतर रिटर्न दे सकता हो तो कितना अच्छा हो। आज हम ऐसे ही एक विकल्प डेट म्यूचुअल फंडों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर डेट के मर्जवान ईरानी जी और ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के सीईओ पंकज मटपाल जी, और मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा और मैं हूं आपका को होस्ट। थैंक यू सो मच मनीष जी, मेरे को ये वाला पास ऑन करने के लिए। मजवान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। हम हमारे दर्शकों के साथ में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा रहता है कि डेट फंड्स क्या है। हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, बैंक और पोस्ट ऑफिस से जब उसका कंपैरिजन हो रहा है तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि डेट फंड्स होते क्या है। तो प्लीज हमारे दर्शकों के साथ ये शेयर करिए कि डेट फंड्स एक्चुअली होते क्या है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेट फंड्स ऐसा एक प्रोडक्ट है जहां पे आपका इंटरेस्ट रेट जो लेमैन का टर्म्स में यूज करते हैं, तो वहां पे फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट ऑलवेज होता है। आपको पता होता है जब आप इन्वेस्ट करते हो कि आपको क्या ब्याज मिलेगा उस पे। तो डेट प्रोडक्ट्स अलग अलग तरीके से इश्यू किए जाते हैं। मैं दो हिस्सों में उनको बांटूंगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब एक साल के अंदर अंदर 3 महीने से लेके एक साल तक, तो कंपनीज भी इश्यू करती है, कॉर्पोरेट्स भी इश्यू करते हैं, बैंक्स भी ऐसा पैसा रेज करते हैं, गवर्नमेंट भी रेज करती है। तो जो कंपनी रेज करती है उनको कमर्शियल पेपर बोलते हैं। वो उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए होता है, 3 महीना 6 महीने के लिए समझो उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो कॉर्पोरेट्स रेज करते हैं। उसी तरह से बैंक्स को समझो 3-6 महीने का पैसा चाहिए तो वो लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेज करते हैं, और गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल फॉर्म में 3 महीने 6 महीना एक साल का पैसा रेज करता है। सिमिलरली जब भी बिजनेसेस को लंबा पैसा चाहिए, समझो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो कॉर्पोरेट जो है कुछ केपेक्स लगाना है, कोई फैक्ट्री लगाना है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड इश्यू करता है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है वो एसडीएल्स इश्यू करते हैं। तो ये सब 10-15 सालों के लिए होता है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट जो होता है उनको कूपन बोलते हैं। वो कूपन रेट फिक्स्ड हो जाता है। समझो 8% का कूपन है तो आपको 20 साल तक 8% मिलता रहेगा। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है, वहाँ हर 6 महीने में वो कूपन दिया जाता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में नॉर्मली साल में एक बार वो कूपन दिया जाता है। तो ये दो टाइप में आप अगर उसको बाइफरकेट करोगे, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, तो इस तरह से इश्यू होते हैं। इसको सब्सक्राइब करने वाले म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट। म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट टर्म भी रन करते हैं, स्कीम लॉन्ग टर्म भी रन करते हैं। तो म्यूचुअल फंड का निवेश दोनों में होता है। इंश्योरेंस कंपनीज ज्यादातर लंबा प्रेफर करते हैं क्योंकि उनका लायबिलिटी भी लंबा होता है, 20 years 30 years ऐसे होता है। तो वो लोग जो है लंबा बॉन्ड खरीदना पसंद करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट में आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है। अभी ये जो शॉर्ट टर्म वाले जो मैंने बताया आपको, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वहां पे वो पेपर डिस्काउंट में इश्यू होता है। समझो 100 रुपए की चीज है तो 95 रुपीज में इश्यू होता है। तो ऑन मेच्योरिटी आपको 100 रुपया मिलता है। तो वो जो डिफरेंस है 100 माइनस 95, वो 5 रुपीज आपका इंटरेस्ट है। तो कमर्शियल पेपर हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, वहां पे ऐसे डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू होते हैं, और जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट है, और बाकी बॉन्ड्स में जो कूपन है वो आपका इंटरेस्ट है। आपने डेट फंड के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है कि आखिर ये इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और ये रिटर्न कहाँ से जनरेट करते हैं। पंकज सर, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि डेट फंड तो आ गए, अब बताइए कि उनको अगर तो 3 महीने के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने, 3 महीने के लिए वो सोचते हैं कि साहब हम क्यों ना एफडी करवा दें। 3 महीने के लिए कौन सा ऐसा डेट फंड है जहां उनको आज की तारीख में एफडी से ज्यादा बेहतर रिटर्न मिल सकता है, उसमें रिस्क कितना है और कौन कौन से फंड 3 महीने के लिहाज से अच्छे हैं। जी मनीष जी, पहले मैं ये बता दूं कि देखिए थोड़ा सा, और अभी जो ईरानी साहब ने बताया
उसको और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि म्यूचुअल फंड आप काफी हद तक लोगों को पता है, लेकिन जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है अक्सर लोग इक्विटी मतलब शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, तो सबको ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब वो शेयर मार्केट जैसा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है कि आपको एक सुविधा दे रहा है कि आपको अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, गोल्ड में करना है, शेयर मार्केट में करना है या डेट मार्केट में करना है, इस तरह चॉइस है। तो होता क्या है कि जब किसी से पैसा लिया जाता है, यानी कि फंड हाउस जब आपसे पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो किस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हो, स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। जब आप शेयर मार्केट वाली स्कीम में करते हैं तो आपका पैसा शेयर मार्केट में जाता है, जब गोल्ड स्कीम में करते हैं तो पैसा गोल्ड में जाता है, जब डेट में करते हैं तो आपका पैसा एक तरह से एफडी जैसे प्रोडक्ट, सिंपल भाषा में बोलूं तो एफडी जैसे प्रोडक्ट। तो अंतर क्या है, शेयर मार्केट में आपका पैसा बिजनेस में लग रहा है, तो मतलब बिजनेस प्रॉफिट होगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, नुकसान होगा तो आपका कैपिटल कम होगा। लेकिन जब एफडी में आप करते हो तो बैंक में मान लीजिए आपने एफडी की, बैंक ने आपसे पैसा लिया, आपको प्रॉमिस किया कि आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा और उस पैसे को बैंक दूसरों को लोन देने के लिए करेगा, तो उनसे ज्यादा लोन कमाएगा, आपको थोड़ा कम देगा, बीच का प्रॉफिट जो है उनका प्रॉफिट होगा। इसी तरह से एफडी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो वो जैसे सर भी बता रहे थे, कॉमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो कंपनीज को भी जरूरत होती है पैसे की, कंपनीज को जरूरत है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो वो आपको शेयर होल्डर बनाने की बजाय कि आपको प्रॉफिट में से पैसा दें, आपसे पैसा उधार ले लिया और अपने बिजनेस में लगा दिया, तो उस पैसे से जो वो आपको रिटर्न देंगे। अब अंतर क्या है, जो आपने बात बोला रिस्क का, सी एफडी में क्या है कि बैंक ने फिक्स लिया और आपको बैंक का एक स्ट्रक्चर पता है, और बैंक की एफडी जो है ट्रेड नहीं होती, तो वहां पर जो रेट फिक्स है वो फिक्स है। बट बॉन्ड्स क्या होता है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, डिबेंचर्स हैं, सीपी सीडी, जो भी प्रोडक्ट अभी ईरानी साहब बता रहे थे विस्तार से, वो ट्रेडेबल होते हैं। तो उसमें दो चीज हैं, एक तो क्या है, जब ट्रेड होंगे तो अगर आपने कोई बॉन्ड लिया हुआ है और उसका कूपन 10% है और वो 1000 रुपए का बॉन्ड है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अभी मार्केट में सेम टाइप का बॉन्ड जो है उस पर 12% का ब्याज मिल रहा है, आप बेचने जाओगे और आपके पास 10% वाला है तो वो सस्ते में लेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाते हैं मार्केट में, आपका जो बॉन्ड है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, कूपन ज्यादा मिल रहा है, तो आप प्रीमियम पे बेचोगे। तो एक तो यह है रिस्क यहां पर कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने से आपका यील्ड कम ज्यादा होती है। दूसरी बात एक और क्रेडिट रिस्क, मतलब जो बॉन्ड आपने लिया है मतलब अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है तो फंड हाउस ने जो बॉन्ड लिया है, अगर वो बॉन्ड रिस्की है, मतलब कि उसे क्रेडिट वर्थीनेस कम है, तो कल क्या होगा, बॉन्ड डिफॉल्ट हो सकता है या डिस्काउंट पे बेचना पड़ सकता है या बिके ही नहीं, यानी वो डिफॉल्ट हो गया, वो इंटरेस्ट भी पे ना कर पाए वो कंपनी जो है। तो म्यूचुअल फंड ने तो पैसा लगा दिया किसी कंपनी के बस बॉन्ड में, लेकिन जो कंपनी में लगाया वो कंपनी ऑनर नहीं कर पा रही है कूपन को या उसके मैच्योरिटी को, तो इससे रिस्क हो जाता है। तो अब आते हैं इस बात पर, आपने जो बोला कि 3 महीने के लिए, तो पहली बात ध्यान रहे, कभी भी जब आप किसी भी डेट फंड में पैसा लगाते हैं तो उसके पोर्टफोलियो में देखना बहुत जरूरी है कि किस तरह की सिक्योरिटीज हैं, AAA रेटेड वाली सिक्योरिटी, AA+, इस तरह की सिक्योरिटी होंगी तो बेटर होगा। और 3 महीने के हिसाब से लगाएं, तो आप ये देखिए कि आप गिल्ड फंड में ना मतलब इसमें 16 कैटेगरीज हैं। अगेन डेट फंड कहने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन सेबी की कैटेगरीज के हिसाब से 16 सब कैटेगरीज हैं डेट फंड में, लिक्विड ओवरनाइट फंड से लेकर और फ्लोटिंग रेट फंड्स तक आपके पास अलग अलग चॉइसेस हैं। और ये कैटेगरीज भी कैसे हैं, इस हिसाब से कि जो पैसा लगा है डेट में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगा हुआ है, उनकी मैच्योरिटी कितनी है, तो इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। 3 महीने के हिसाब से मैं बोलूंगा कि लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आपके लिए बेटर रहेंगे, क्योंकि यहां पर इंटरेस्ट रेट बदलने का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, जिस तरह के पेपर में पैसे लगाए हुए हैं, अगर आपने आज पोर्टफोलियो देख लिया तो 3 महीने में उनकी मतलब क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब नहीं हो सकती है, बट लंबे समय में चेंज होती रहती है। तो लिक्विड फंड में जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, हालांकि सभी के लिक्विड फंड ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उनके रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विड फंड में रिस्क या ओवरनाइट फंड में रिस्क बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड में ये नहीं कहा जा सकता कि रिस्क फ्री है, बट नेग्लिजिबल है। तो लिक्विड फंड आप कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर नाम जानना चाहें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड,
इसी तरह से ओवरनाइट फंड में भी आप निपॉन ओवरनाइट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड ये कंसिडर कर सकते हैं। जी जी जी। मिस्टर ईरानी, मेरा अगला सवाल आपसे है। एक प्रोवर्ब है, ओल्ड इज गोल्ड, और हमारे पेरेंट्स इसको काफी हद तक सही मानते हैं, बिकॉज फॉर देम अभी भी अगर हम बात करें तो बैंक एफडीज एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, दे स्टिल आर द बेस्ट ऑप्शन, जो उन्हें लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, सेफ रहेगा। बट मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ कि हाउ ट्रू इज दिस? Do you suggest them to look into debt funds as well, कि वो भी equally safe है as compared to the bank and the post office schemes? Yeah. So इसमें ये है कि अगर आप कोई भी 3 साल का एफडी ले लो, एक तो उसको रिटर्न बेसिस पे कंपेयर किया जा सकता है। जो बॉन्ड फंड्स की जो कैटेगरीज है, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स है, बैंकिंग पीएसयू कैटेगरीज है, या बॉन्ड फंड्स है, या गिल्ड फंड है, ये सारे कैटेगरीज बैंक एफडीज के से बेटर रिटर्न देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years। और दूसरा ये है कि उसमें लोग जो ये जो सेफ्टी का ये जो एक बैकग्राउंड है, वो 5 लाख तक ही वो गारंटीड है हर एक बैंक में, जो लोग कितने लोगों को पता नहीं होता है। सो इफ यू पुट मोर मनी देन दैट इज रिस्की। तो वो ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि उसके ऊपर उसका कोई गारंटी है नहीं। दूसरा, एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आप समझो आपने 5 साल का कोई एफडी किया, 6 महीने बाद कोई इमरजेंसी आपको आ गई, आपको पैसे की जरूरत है, आप बैंक जाते हो कि मुझे एफडी तोड़ना है, तो एफडी तो ब्रेक होएगा, लेकिन बैंक आपको पेनल्टी मारेगा उसके ऊपर, तो आपको चार्जेस भरने पड़ेंगे। वेरएज़ आप लिक्विड फंड, आपने समझो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपको 6 महीने बाद ऐसा लगा कि मुझे पैसा चाहिए, तो आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो, आपको कोई चार्जेस या कोई पेनल्टी उसमें लगेगी नहीं। दूसरा ये है कि 3 साल बाद उसमें म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का ये लगता है, तो आप समझो 33% टैक्स ब्रैकेट में है, तो आपको 20% ही लगेगा, तो आपका टैक्स भी बच जाएगा। वहां पे आपको एफडी में आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, तो आपका इन हैंड जो आफ्टर मेच्योरिटी जो आएगा 3 साल के बाद, तो वो रिटर्न काफी कम होगा इससे। ये खाली एक चीज जो पंकज साहब भी बता रहे थे कि एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को देखना बहुत जरूरी है कि पोर्टफोलियो में क्या रिस्क है, और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया, लिक्विड फंड के बारे में बात कर रहे थे तो इसके पहले, तो लिक्विड फंड ऐसी चीज है कि लोग इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं। कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए तो मैं यहाँ से विड्रॉ कर दूंगा। वेरएज उसमें एफडी अगर आप करोगे या कुछ भी आप टेम्पररी पार्किंग करोगे, तो आपको उतना रिटर्न नहीं आता है। वेरएज़ आप यही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न वाइज ये बेटर होते हैं। उसमें ओवरनाइट फंड्स भी है और लिक्विड फंड्स भी है। ओवरनाइट एज द नेम सजेस्ट एक दिन के लिए इन्वेस्ट होता है, और लिक्विड फंड अराउंड 20 साल पहले की मैं बोल रहा हूँ कि तभी कोई रेगुलेशन इतना नहीं था, तो कोई कुछ भी इन्वेस्ट कर सकता था उसमें, 6 महीना कुछ भी पेपर ले सकता था। 2008 के जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उसके बाद रेगुलेटर ने उसको 90 डेज कर दिया ये प्रोडक्ट को। अभी 90 डेज से ज्यादा कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। सो सब रेगुलेटेड है ये सब स्कीम्स के लिए। आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड देख लो, तो 1 से 3 साल के बीच में उसको कैटेगराइज किया है, तो रेगुलेटर ने हर एक चीज को कैटेगराइज कर दिया है कि कितना मैच्योर। तो एफडीज के कंपैरिजन में आप करोगे तो इसमें आपको बेटर रिटर्न भी आ जाएगा, आपको टैक्सेशन का भी बेनिफिट हो जाएगा, और आपको नेसेसरी लिक्विडिटी भी मिल जाएगी। आपको कोई पेनल्टी वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि अगर जब किसी को पोस्ट ऑफिस और इससे बैंक एफडी की जगह किसी और चीज को चुनना हो, तो वो किन किन फंड, डेट फंड्स को चुन सकता है। पंकज जी से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, हम कुछ लाइव क्वेश्चंस भी ले लेते हैं इसमें। जो दर्शक जानना चाहते हैं हमारे, वो कह रहे हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट जो है बैंकों में लोग खुलवाते हैं, तो उसका क्या अल्टरनेटिव म्यूचुअल फंड्स में है, और अगर जब वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उनको सेविंग बैंक अकाउंट की तुलना में क्या फायदा मिलता है, ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब सेविंग बैंक से कंपेयर करेंगे तो भी आपके पास चॉइस है डेट फंड में, और जब एफडी से कंपेयर करेंगे तब भी आपके पास में चॉइसेस है। तो सेविंग बैंक में आप बहुत पैसा नहीं रखते हैं, आप पैसा इसलिए रखते हैं कि इमरजेंसी में निकाल सकें, और वहां पर आजकल वो भी थोड़ा सा वेरी कर रहा है बैंक टू बैंक।
लेकिन आपके 2.5% से लेकर और 3.5-4% तक एक आध बैंक को छोड़कर उसमें भी कंडीशंस हैं कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है कि पहले 1 लाख के ऊपर थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा समथिंग, लेकिन ज्यादा करके आपको मतलब 2.5 से 3.5% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहे हैं सेविंग अकाउंट के ऊपर। अब ऐसे में आपके पास दूसरी चॉइस जो है वो है, जैसे मैंने पहले बताया, लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड। देखिए अभी जैसे रानी साहब बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो इसमें जो मैच्योरिटी है उसको ये किया हुआ है, एक डिसाइड किया हुआ है कि अंडरलाइंग एसेट की मैच्योरिटी कितनी होगी, लेकिन इन्वेस्टर कंफ्यूज ना हो, इन्वेस्टर कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं। ये जो कंडीशन है ये है फंड हाउस के लिए कि जो वो सिक्योरिटी बाय करेंगे, मतलब एज ए इन्वेस्टर आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद निकलना ही है आपको या पहले निकलना है, आप कभी भी वहां पे रह सकते हैं। आपके अकाउंट में 1 लाख भी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आप बने रहिए, लेकिन फंड हाउस ने आपके पैसे से जो सिक्योरिटीज डेट पेपर बाय किए हैं उनकी मैच्योरिटी फंड के हिसाब से तय की हुई है कि अगर वो ओवरनाइट फंड है तो 1 दिन का लोन होगा। मतलब जब हम डेट की बात करते हैं, लोन है मतलब कि वो बॉन्ड लिया हुआ है, तो फंड हाउस ने किसी कंपनी को पैसा दिया, उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिया तो उस कंपनी को लोन दिया है, बॉन्ड मतलब लोन हो गया। तो ऐसे में आप अगर सेविंग बैंक से कंपेयर कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप लिक्विड फंड में, क्योंकि ओवरनाइट फंड का रिटर्न थोड़ा सा और भी कम होगा, रिस्क उसमें और भी कम हो जाएगा लिक्विड फंड से, बट फिर भी आप जब 3 महीने की बात कर रहे हैं, सेविंग से बात कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन लिक्विड फंड पर रहेगा कि आप लिक्विड फंड में पैसे को पार्क कीजिए। और रिटर्न्स की जहां तक सवाल है, देखिए मैंने फिर बोला कि ट्रेडेबल होता है तो टाइम टाइम पे वेरी करेगा, बट फिर भी थोड़ा सा सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से बेहतर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी रहा है जहां पर लिक्विड फंड ने साल में 8-9% तक का भी रिटर्न दिया है और उस वक्त बैंक का इंटरेस्ट 3.5% ही था, लेकिन टाइम टाइम पे डिपेंड करता है, पर फिर भी आप सेविंग बैंक से थोड़ा सा बेहतर यहां पे जरूर उम्मीद कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, सेविंग बैंक में 10,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपकी इनकम में जुड़ता तो है, लेकिन 80TTA के अंतर्गत आपको 10,000 तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो इन शॉर्ट 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक का जो मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन लिक्विड फंड का जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और जिस टैक्स स्लैब में है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। तो दोनों चीजों की अपनी अपनी अहमियत है, थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलेगा तो सेविंग बैंक में थोड़ा पैसा रखिए, लेकिन फिर भी ऐसा इमरजेंसी का पैसा जो आपको इमीडिएट जरूरत नहीं पड़ने वाली है और पड़ भी सकती है जब क्लियर ना हो, तो लिक्विड फंड बेहतर विकल्प है। जी 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 सर, मेरा अगला सवाल मिस्टर रानी से है। सर दो सवाल है मेरे। एक तो पंकज जी ने म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग के बारे में बात किया, AAA AA के हिसाब से जो उनको रेटिंग मिलती है। एक तो ये हमारे दर्शकों के साथ बताइए कि ये इस रेटिंग से क्या फर्क पड़ता है म्यूचुअल फंड्स के ओवरऑल वैल्यूएशन और इसके साथ में एक और चीज, व्हाट इज अ हेल्दी मिक्स? अगर म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूं, कोई अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो व्हाट इज अ हेल्दी मिक्स जो उन्हें देखना चाहिए ऐड करने के लिए? तो पहले हेल्दी मिक्स वाला मैं बता दूं आपको कि अलग अलग प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। जैसे मैंने बताया, ओवरनाइट भी है, 3 मंथ्स भी है, 6 मंथ्स भी है, 3 इयर्स भी है। मैंने काफी सालों से उसको प्लस हर एक इन्वेस्टर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी रिस्क एपिटाइट है, उसके हिसाब से वन इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट हर एक स्कीम में आना चाहिए। लेकिन अगर 3 साल का पैसा है, 3 इयर्स एंड अबव, तो मैंने एक एनालिसिस किया है कि रिस्क और रिटर्न का, कि कितनी रिस्क लेंगे तो कितना रिटर्न आएगा करके। सो जो मीडियम कैटेगरी के जो फंड्स है, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड्स है या बैंकिंग PSU फंड्स है, वो रिस्क भी कम है कंपैरेटिवली और रिटर्न भी काफी उसका अच्छा है, तो वो कैटेगरी में इन्वेस्टर को जाना चाहिए। अगर वो लिक्विड फंड में जाते हैं, समझो 3 साल का लंबा पैसा है, 3 से 5 साल का, और लिक्विड फंड में जाते हैं तो रिस्क तो बहुत कम होगी लेकिन रिटर्न भी कम होगा। समझो वो गिल्ट फंड वगैरह लॉन्ग में जाते हैं, बॉन्ड फंड वगैरह जो लंबे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो उनको रिटर्न ज्यादा मिलेगा लेकिन वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा रहेगी। तो ये जो बीच वाले जो फंड है, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड कैटेगरी है या बैंकिंग PSU जो कैटेगरी है, तो उसमें वॉलेटिलिटी भी कम होगी और रिटर्न भी मोर और लेस गिल्ट और बॉन्ड के करीब रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
कमिंग टू योर अदर क्वेश्चन, ये जो आपने रेटिंग के बारे में बताया, तो एक तो रेटिंग्स हमारे कंट्री में रेटिंग एजेंसीज है, जो क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, वो लोग रेटिंग्स देते हैं, कंपनीज उनके पास जाती है और अपना रेटिंग्स लेती है। अभी उनका जो पोजीशन है, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर उनकी बुक्स में बहुत डेट है, बहुत कर्जा लिया है, तो अकॉर्डिंगली रेटिंग एजेंसी उनको वो नीचे की रेटिंग देती है। समझो कोई एकदम डेट फ्री है या कैश फ्लो अच्छा है वो कंपनी का, तो उसको ट्रिपल ए रेटिंग जो एकदम हाईएस्ट होती है वो मिलती है। ट्रिपल बी तक जो रेटिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड होती है, ट्रिपल बी माइनस तक। उसके बाद बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड हो जाती है, सी डी तो डिफॉल्ट हो जाता है। खैर, सो दोज कंपनीज गेट लोअर रेटिंग। तो कभी भी इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करते टाइम देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो में कितना ट्रिपल ए कंपोनेंट है, और बाद में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। दैट इज, ये एक पार्ट है। दूसरा ये है कि सेबी ने अभी मैंडेटरी कर दिया है, रेगुलेटर ने, कि हमारी इंटरनल रेटिंग भी होनी चाहिए, हमको रेटिंग एजेंसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल LIC म्यूचुअल फंड में पूरा एक क्रेडिट टीम है, जो क्रेडिट एनालिस्ट है वो इस पे रिसर्च करते हैं और खुद एक रेटिंग पे अराइव होते हैं, वेदर वो कंपनी AAA है, AA+ है, AA, जो भी उनको लगता है बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल्स, ऑन द डेट दे आर होल्डिंग, उनका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस करके एक रेटिंग पे अराइव होते हैं। और वो इंटरनल रेटिंग हम लोग इनटू कंसिडरेशन लेते हैं जब भी इन्वेस्ट करते हैं तभी कि, और जब भी बाई भी करते हैं। समझो कोई रेटिंग एजेंसी ने किसी को AAA दे दिया, लेकिन मेरे एनालिस्ट ने बोला कि नहीं ये 2 नॉच नीचे है, समझो ये AA है जी, तो मैं जब भी खरीदूंगा तो मैं उसको AA के हिसाब से ही खरीदूंगा, मैं उसको AAA के हिसाब से नहीं खरीदूंगा। सो रेटिंग का ये महत्व है जी। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो कुछ लाइव क्वेश्चंस ले लिए जाएं। एक रविंद्र बाबू हैं, पंकज जी ये जानना चाहते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, किसी के भी मन में आ सकता है जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हो या जो नए इन्वेस्टर हो, कि सर म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे शुरुआत करें। और दूसरा एक है नैना साहू, इन्होंने पूछा है कि तमाम तरह के ऐप्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सुविधा देते हैं, मतलब एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं, वो एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं जहां से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने उसमें 20 साल के लिए पैसे जमा करने शुरू किए SIP के जरिए, और वो कंपनी भाग गई तो ऐप ही बंद हो गया तो मेरे पैसों का क्या होगा? पंकज जी। बिल्कुल मनीष जी, सवाल बड़ा कॉमन है आजकल बहुत, क्योंकि बहुत सारे ऐप आ गए मार्केट में, और क्योंकि वो डायरेक्ट स्कीम में करवाते हैं तो लोगों का ये भी होता है कि डायरेक्ट में करना है, उनका ऐड ऐसा आता है कि डायरेक्ट में करेंगे तो कमीशन बचेगा, और लोगों को डर भी लगता है। पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि शायद मैं सेकंड क्वेश्चन पहले ले रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन बाद में ले लेते हैं, आपके शुरू हो गया है। देखिए, आप अगर एक कार खरीद रहे हैं, आपने मान लीजिए मारुति की एक गाड़ी खरीदनी है, अब वो डीलर कोई भी हो, गाड़ी तो मारुति खरीद रहे हैं ना, अगर डीलर बंद भी हो गया तो आपकी गाड़ी मारुति है, मारुति की अगर उसके ऊपर जो भी वारंटी है वो भी एप्लीकेबल रहेगी, और कल को आपको सेल करनी है, आपको सर्विस लेनी है तो वो भी ओबलाइज होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि आप स्कीम कौन सी ले रहे हैं, वो कौन से फंड हाउस की है, कहां से ले रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे ऐप से लें या किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से लें, वो सिर्फ आपका को मदद कर रहा है कि आप वो स्कीम बाय कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली स्कीम कैसा परफॉर्म करेगी, आपका पैसा आपको भविष्य में वापस मिलेगा, कितना परफॉर्म करेगा, ये सब फंड हाउस के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं और यहां पे सुविधाएं भी बड़ी अच्छी हैं, मतलब कि आप अपने पैन कार्ड के जरिए, अपने ईमेल आईडी के जरिए भी अपने डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब आपको स्कीम, आपने पैसा लगाया और किसी ऐप के जरिए ऐप बंद हो गया, आपको यह भी नहीं पता मेरी स्कीम कौन सी थी, क्योंकि कई बार ये बात सुनने में आती है, मैंने LIC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने SBI म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, स्कीम कौन सी है नहीं पता है। आप सिंपल अगर मतलब जो रजिस्ट्रार हैं कैम्स और कार्वी, उनकी साइट पर जाकर भी अपना ईमेल आईडी के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से फंड में मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मतलब यहां बहुत ही सिंपल किया हुआ है, और एक ही जगह पर, एक ईमेल आईडी पर जितनी भी फंड हाउस की स्कीम्स आपने ली होंगी एक जगह पर आपकी आ जाएंगी। तो ये ट्रैक करना बड़ा आसान है, और ये बात बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि आप कौन से ऐप से कर रहे हैं और उनका क्या होगा। आप म्यूचुअल फंड कौन सा ले रहे हैं वो ध्यान रखिए, उसकी क्वालिटी देखिए, कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए, उस स्कीम की परफॉर्मेंस देखिए। दूसरी बात,
जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि म्यूचुअल फंड कैसे लें, पहले यह तय कीजिए कि आपको स्कीम लेनी कौन सी है, क्योंकि यहां पर आज बहुत सारी चॉइसेस हैं। तो आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मतलब कि आपको किस काम के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको इमरजेंसी के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, बच्चों की शादी या भविष्य के लिए आपको गाड़ी बाई करनी है, आपको रिटायरमेंट है, क्यों, उससे तय हो जाएगा कि आपके पास टाइम कितना है। लंबे समय में अलग तरह की स्कीम होंगी, शॉर्ट टर्म के लिए अलग तरह की स्कीम होंगी। फिर आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, क्या आप थोड़ा सा मार्केट में उतार चढ़ाव हो तो घबरा जाते हैं या आप बने रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी होता है इन्वेस्ट करते समय तो लोग कर देते हैं मार्केट में तेजी को देखते हुए, और थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आया तो नुकसान के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो उस टाइम पर धैर्य रखना वो भी जरूरी है। तो पहले तय कर लीजिए कि आपको इन्वेस्ट कहां पर करना है। उसके बाद आपके पास दो चॉइस हैं, एक होता है रेगुलर फंड, एक है डायरेक्ट। रेगुलर फंड में आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बाय कर सकते हैं। आप एमफी की साइट पर, मतलब कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड जो है, उसकी वेबसाइट पर आप mfindia.com पर जाइए, वहां पर आप सर्च मारिए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके घर के आसपास, वो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो, या कोई ब्रोकिंग फर्म हो, बैंक हो, उसका नाम आ जाएगा। आप उनका एक फोन कीजिए, वो भागे भागे आपके घर पे आके इन्वेस्टमेंट करवा देंगे। दूसरा यह है कि फंड हाउस जिस स्कीम को बाय करना है उनकी साइट पे जाइए, उनके ऑफिस में जाइए, आप बाय कर लीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तीसरा आपने जो बताया, ऐप है, बहुत सारे ऐप हैं आज की तारीख में, उन ऐप पर जाइए, उस ऐप के जरिए भी आप बाय कर सकते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। कहने का मतलब ये है कि जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो ये ना समझें कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो वो किसी तरीके से डूब भी सकता है। बड़े एक सख्त नियम कानून है, वो आपके पैसे नहीं डूबेंगे। और रही बात कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे की जाए, तो पंकज जी ने बहुत ही विस्तार से आपको बता दिया है कि वो इन्वेस्ट आप कैसे शुरू कर सकते हैं और फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जी वरुण जी। जी, मनीष जी, इससे पहले कि आप रैप करें, मेरा एक आखिरी सवाल है ईरानी जी से। ईरानी जी, इस लास्ट 1-1.5 साल की अगर बात करी जाए तो इस पैंडेमिक की वजह से इमरजेंसी फंड को लेके लोगों का जो नजरिया है वो काफी बदल गया है पहले के कंपैरिजन में। नाउ पीपल आर फोकसिंग अ लॉट टुवर्ड्स एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए, जो वैसे सभी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमेशा से सजेस्ट करते थे, बट अब उसको लेके लोगों की जागरूकता और बढ़ रही है। तो आपका क्या कहना है कि इस इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने के लिए व्हाट इज द राइट वे टू इन्वेस्ट? इमरजेंसी फंड जैसे कि आप बोल रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, कोई भी इंडिविजुअल के लिए। तो आपका जो महीने का जो खर्चा हो, वो आप ऑलमोस्ट 6 to 12 टाइम्स डिपेंडिंग ऑन आपका जो खर्चा है, वो आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। समझो कोई 100 रुपीज स्पेंड करता है एवरी मंथ, तो ऑलमोस्ट 1 साल का उसके पास 1200 रुपीज जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, लाइक दैट। उसको उसको उतना सेव करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के पास काफी स्कीम्स है, लिक्विड फंड है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म है, और लो ड्यूरेशन एक कैटेगरी है जो 1 ईयर टाइप की स्कीम है। तो हर महीने जो है थोड़ा थोड़ा वो जमा कर दे, और एक बार उतना अमाउंट जमा हो जाता है तो वो इन्वेस्टर कंफर्ट से उसमें इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं। कभी भी ऐसी इमरजेंसी आ गई, या ये जो अभी हुआ है पिछले 1-1.5 साल में, तो वैसा सिचुएशन आ गया, तो कभी भी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू से विड्रॉ भी कर सकते हैं। वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एएमसी को। जैसे अभी पंकज जी बता रहे थे कि कितने तरीके हैं इन्वेस्ट करने के, वैसे ही एक और तरीका है कि हर एक म्यूचुअल फंड की आप साइट पे जाओगे तो आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वैसे ही आप रिडीम भी कर सकते हो। तो आपको वहां पे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान मिलेगा। अगर आपको आपका 1000 रुपया कोई फंड में है और आपको 100 रुपया ही चाहिए, तो आप उतना बता सकते हो कि मुझे इतना इतना अमाउंट हर महीने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू से चाहिए, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये दिस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये एक इमरजेंसी फंड बहुत ही जरूरी है। दूसरा ये है कि लोग कभी कभी पूछते हैं कि ये तो मैं सेविंग्स बैंक अकाउंट में भी रखता हूँ बैंक में। तो मेरा खाली इतना ही है बोलना कि सेविंग्स बैंक अकाउंट में फिर अगर आप अकाउंट खोलोगे तो आपको एक मिनिमम बैलेंस रखना ही पड़ता है, 5000 हो 10,000 हो, बैंक के ऊपर वो डिपेंड करता है। यहाँ एक बार आपने 500 रुपीज डाल दिए, फिर ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि मुझे 5000 मिनिमम आपको रखना है या 10,000 रखना है, या वो प्रॉब्लम नहीं है। सो वो मिनिमम बैलेंस वाला प्रॉब्लम कंपेयर टू बैंक इसमें जो है कम है। सो इन्वेस्टर कैन डू दैट। जी,
आप दोनों लोगों ने, मर्जवान जी, पंकज जी, आप दोनों एक्सपर्ट्स ने हमारे दर्शकों को ये बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए। आपने ये भी बताया कि अगर फंड सेलेक्ट करना हो तो क्या मानदंड अपनाए जाने चाहिए। डेट फंड चुनना हो तो ड्यूरेशन कितना हो आपका, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। ये भी देखना चाहिए कि जो डेट फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन पेपर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और जो एक महत्वपूर्ण बात थी कि पैसे कभी म्यूचुअल फंड में डूबेंगे नहीं, क्योंकि सख्त नियमन की वजह से वो सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंट है, और दर्शक जो है हमारे वो आसानी से विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बैंक खातों की तुलना में, बैंक एफडी की तुलना में, या ट्रेडिशनल जो भी आपके डिपॉजिट के विकल्प हैं उनकी तुलना में कुछ अधिक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने दोनों गेस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी सही जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और जागरण डायलॉग्स का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम आपके फायदे के लिए है। ये आप जागरण दैनिक जागरण के यूट्यूब पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, और टेक्स्ट के तौर पर इसको जागरण.com पर पढ़ भी सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।